हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट देखिए, हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था, वहां पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा? अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास गिवन है, अगर इस रिएक्शन की आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप क्या लिखोगे कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए क्या करते हो आप एक एक कांस्टेंट लगाते हो जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सही है, तो ये क्या था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन की रेट अगर लिखनी है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लॉ ऑफ मास एक्शन में जब स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं वो हम रिएक्शन में से डायरेक्ट देखकर लिख रहे हैं। देखिए N1 एंड N2 डायरेक्ट देख के हमने लिखा। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने बेटा रेट लॉ। क्या पढ़ा था इसके बाद? हमने रेट लॉ पढ़ा था। और रेट लॉ क्या कहता है बेटा कि जो रेट लॉ होता है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है? ये कंप्लीटली बेस्ड होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर। इट मींस जब भी आपको किसी रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखना है, जब भी आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन की फॉर्म में से लिखते हो। क्या लिखोगे अगर इस रिएक्शन का आपको रेट लॉ लिखना है? R इज इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर A इंटू B, एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करते बेटा, हम डायरेक्ट रिएक्टेंट की क्या कर रहे थे, स्टोइकियोमेट्री देखकर रिएक्शन में से लिख रहे थे। लेकिन रेट लॉ में हम डायरेक्ट नहीं लिखते, यहां पर हम क्या लिखते हैं, एक्स एंड वाई। क्यों ऐसा लिखते हैं? बिकॉज ऑफ रेट लॉ, अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकालना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक्सपेरिमेंट डाटा की जरूरत पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट डाटा के थ्रू ही आप रेट लॉ कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था और आज मैं ये सिखाऊंगा आपको कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि रेट लॉ को सॉल्व करने टाइम पर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करने से पहले देखिए, ये तो था लास्ट लेक्चर का रिवीजन और अब आगे आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए बेटा, रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है दीज आर द रिएक्शन which are completed in a single step are called elementary reaction। ठीक है, वो रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें क्या बोलते हैं आप? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो। जैसे कोई रिएक्टेंट आपके पास और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर एक ही स्टेप के अंदर, एक सिंगल स्टेप के अंदर अगर ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ना बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन is completely truly for, अच्छा ये लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन इज ट्रूली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ट्रूली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में देके डायरेक्ट लिख सकते हो। क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या होता है बेटा, ट्रूली वैलिड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कोई हमारे पास रिएक्शन है,
हम रिएक्शन लेते हैं N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, और मैं बोल देता हूं कि ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं क्या बोल देता हूं कि ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन मेरी एलिमेंट्री है तो मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन इसके ऊपर ट्रूली वैलिड है। तो इस रिएक्शन का अगर आपको रेट लॉ लिखना है, अगर इस रिएक्शन का आपको रेट लॉ लिखना है तो आप रेट लॉ डायरेक्ट रिएक्शन की शक्ल देखकर, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर आप डायरेक्ट इसका रेट लॉ लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे रेट लॉ? K into active masses of the product and raised to the power the stoichiometric coefficient। तो stoichiometric coefficient यहां पर आप रिएक्शन में से डायरेक्ट देखकर लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? N1 and N2। क्लियर है? इसलिए बोला कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो ट्रूली वैलिड होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, दैट इज रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, rate law of chemical reaction is can be written from या फिर ये लिखेंगे हम रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हैं। रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन can be written from stoichiometry of reaction। मतलब कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर आप डायरेक्ट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका रेट लॉ लिख सकते हो। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज ऑफ एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। एक ही स्टेप में A एंड B, A के N1 मोल और B के N2 मोल कंबाइन होकर आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर जो जितने मोल्स यहां पर दिख रहे हैं, जितनी यहां पर स्टोइकियोमेट्री दिख रही है, एक्चुअल में उतनी ही स्टोइकियोमेट्री, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स A और B के यूज आ रहे हैं। इसलिए आप एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका रेट लो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर आप लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके बाद जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो भी समझते हैं। उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो एक बार से नोट कीजिए, फिर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया, तो देखो आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी? तो ऑब्वियसली बात है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती उसे हमने क्या बोला? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक या एक से ज्यादा स्टेप में, दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो लिखिए यहां पर दीज आर द रिएक्शन which are completed in two or more than two step are called complex reaction। ठीक है, जो रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा समझो, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखो अब कोई भी रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी, हमें एग्जामिनर वो गिवन देगा, उसकी मैकेनिज्म, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें एग्जामिनर गिवन देगा। ठीक है, हमें वो याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप of complex reaction is an elementary reaction। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर दो स्टेप पे कंप्लीट हो रही है तो दोनों ही स्टेप, पर्टिकुलर दोनों ही स्टेप क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपके पास एक रिएक्शन लिखूं 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैंने बोल दिया ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
अगर एग्जाम में आपके पास नहीं बोला जाए कि आपके पास जो गिवन रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है, तो आपको उसे एलिमेंट्री नहीं मानना है, उसे क्या मान के चलना है, आपको कॉम्प्लेक्स मान के चलना है। ठीक है, अगर एग्जामिनर बोले कि हाँ जो रिएक्शन गिवन है वो एलिमेंट्री है, तो ही उसे एलिमेंट्री मानना है, अदरवाइज सारी रिएक्शन क्या मानना है, आपको कॉम्प्लेक्स मानना है। अगर यहां पर मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसकी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो, मैकेनिज्म आपको पता नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन अभी यहां पर मैकेनिज्म लिख देता हूं आपके लिए। किस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है 2NO प्लस Br2 की 2NOBr, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूं, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूं तो देखो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसका जब आप रेट लॉ लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, R इजिकल टू के इंटू NO टू दी पावर x एंड Br टू दी पावर y। इस रिएक्शन के लिए रेट लो अगर लिख रहे हो तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, यहां पर सिर्फ NO और Br2 की कंसंट्रेशन पे आपकी रेट डिपेंड नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है तो देखो ध्यान से, मैं आपके पास मैकेनिज्म लिखता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, NO प्लस Br2 बोथ आर कंबाइंड एंड गिव्स NOBr2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, NO प्लस NOBr2 both combine and gives 2NOBr। अभी हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो सारी स्टेप होगी वो सारी क्या होगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तो अगर इसके लिए रेट लिख रहे हो आप, तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू NO टू दी पावर 1 एंड Br टू दी पावर 1। इसके लिए रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के NO टू दी पावर 1 एंड NOBr2 पावर 1। इट मींस यहां पर जो रिएक्शन की रेट है वो NO की कंसंट्रेशन और Br2 की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। यहां पर रिएक्शन की रेट NO की कंसंट्रेशन और NOBr2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसे डायरेक्ट लिखते, अगर हम डायरेक्ट लिखते तो इस रिएक्शन में देखो सिर्फ NO और Br2 ही हमें दिख रहा है, NO Br2 की कंसंट्रेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो आप रिएक्शन में से डायरेक्ट उसकी स्टोइकियोमेट्री देखकर नहीं लिखते हो। अगर फिर भी अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू के इंटू NO टू दी पावर x एंड Br टू दी पावर y। यहां पर जो x और y होता है, ये जो x होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर यहां पर a होता तो विथ रेस्पेक्ट टू a बोल दोगे, एंड y हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b। ओके, अब ये ऑर्डर क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये दो x और y, ठीक है, a की टर्म्स में और b की टर्म्स में। अच्छा ये चीज क्लियर हुई कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, पावर में x एंड y लेकर चलोगे, इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या लेकर चलोगे, x और y लेकर चलोगे। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप, ईच स्टेप क्या होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताओ इसका रेट लॉ हम डायरेक्ट रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के लिख सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था। ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी भी स्टोइकियोमेट्री हम रिएक्शन की सॉरी इसका रेट लॉ हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखकर लिख सकते हैं। क्लियर है, पक्का? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अब आगे मूव करेंगे और वहां पर हम ये सीखेंगे अब ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। जैसे ही आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्लियर हो गया, आपको रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब सीख रहे हैं हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट,
मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर को सीखने से पहले आपको कोलिजन थ्योरी समझ में आनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसका कुछ नॉलेज होना चाहिए। क्या है वो कोलिजन थ्योरी का कंसेप्ट, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए आगे चलकर हम वापस इसका अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है बेटा, फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट एंड form product they must be colloid। एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट को रिएक्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या सबसे जरूरी है, दे मस्ट बी कोलॉइड, उसे कोलॉइड होना जरूरी है। जैसे कि हम रिएक्शन ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास N2 का और ये है मॉलिक्यूल मेरे पास हाइड्रोजन का, ठीक है, H2 का। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन होके अगर अमोनिया फॉर्म करनी है, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन यही होगी, N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर कंबाइन होके अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो इनके लिए सबसे जरूरी क्या है, इनको कोलॉइड होना पड़ेगा। जब तक इनका सरफेस एरिया कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड नहीं होंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। यही मीनिंग होता है कोलिजन थ्योरी का, कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोलॉइड करना पड़ेगा। जब यहां पर कोलिजन होगी तभी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। अगर कोलिजन नहीं हुई, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आए, तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी की। देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट इसका, इट इज अ थियोरिटिकल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बेटा, ये थियोरिटिकल कंसेप्ट होता है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ reacting species, the number of reacting species, कौन कौन से reacting species हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। the number of reacting species which are colloid together to form product in a reaction is called its molecularity। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, एक रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलॉइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वही क्या होगा, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। अगर किसी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल कोलॉइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 3 मॉलिक्यूल कोलॉइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसे हीट करने पर ये मिल रहा हमें यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। बताओ यहां पर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑब्वियसली बात है दिख रहा है इस रिएक्शन की, वो यहां पर सिर्फ एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। अच्छा अभी मैंने बोला था कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो इसे कोलॉइड होना पड़ेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होना पड़ेगा, कोलॉइड होना पड़ेगा। तो यहां पर तो ये अकेला है, ये अकेला जाके किससे सिर फोड़ेगा भाई, कहां पर जाके ये कोलिजन करेगा,
तो ध्यान रखना, एक अकेला मॉलिक्यूल जब इसे हीट करते हो तो ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है। क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होके क्या करता है, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, 1, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर रहा है, रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। और इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं आप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहते हो आप, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI। H2 गैस प्लस I2 गैस गिव 2HI। बताइए इस रिएक्शन में इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है। तो देख रहे हैं इस रिएक्शन में दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, दोनों ही गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। यहां पर वापस मैं बोल रहा हूं, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। यहां पर रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वही क्या होगी, उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। यहां पर देख रहे हैं इस रिएक्शन में दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दिख रहा है, 1 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल आयोडीन का, दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। अच्छा, अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं तो 2HI gives H2 plus I2। बताओ अब इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। तो अभी भी देख रहे हैं हम इस रिएक्शन में दो HI के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सही है? अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर सर हम ये कर देते, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, HI gives half H2 प्लस हाफ I2। बताओ अब इसकी मोलिकुलरिटी क्या है सर। कुछ बच्चे ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उनको मैं बता दूं, अभी भी इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है बेटा, 2 है। कितनी है, 2 है। क्यों ऐसा बोला, देखो समझो, यहां पर समझो पहले। इस रिएक्शन की शक्ल क्या बोलती है, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ये बोलती है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HI फॉर्म कर रहा है। ये तो होगी मोल के बेसिस पे। अगर मैं मॉलिक्यूल के बेसिस पे बात करूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आयोडीन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल HI फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? यहां पर क्या बोलेंगे कि 2 मॉलिक्यूल HI के रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल आयोडीन फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर क्या बोलोगे आप कि 1 मॉलिक्यूल HI gives half molecule of hydrogen and half molecule of iodine, इस तरह से बोलोगे। मुझे ये बताओ हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है। हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, H2 के एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो कैसा होता है, H2 इस तरह से होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, क्या इस तरह से होगा क्या, कि इसको आधा कर दो सर, जो आधा बचा ये हाफ मॉलिक्यूल, वो हाफ मॉलिक्यूल, ऐसा होगा क्या। जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, मैं क्या बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3 होता ना। मैं बोलूं कि मुझे आधा मॉलिक्यूल अमोनिया का मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको आधा कर दो, ये जो इस साइड का पोर्शन बचा वो हाफ मॉलिक्यूल हो गया सर अमोनिया का, ऐसा होगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस तरह से लिखा, लेकिन ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि यहां पर इसका मतलब ये हाफ और हाफ का मतलब तो सिर्फ इतना है कि यहां पर हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो गया कि आपने आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को जब आप कंप्लीटली बैलेंस करोगे तो वापस इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है।
ये चीज ध्यान रखना, हाफ जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना, हाफ मॉलिक्यूल जैसा कुछ नहीं होता, या तो सिर्फ हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। और ये भी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन नहीं मानी जाती है, ये भी इनकम्प्लीट बैलेंस रिएक्शन मानी जाती है। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन इस तरह से होगी इसकी, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं करते, इस तरह से करते हैं कंप्लीट बैलेंस। क्लियर रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी कंसेप्ट क्लियर है कि एक रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलेड होकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वही क्या होगी, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसे हम रिएक्शन में से डायरेक्ट देखकर लिख सकते हैं। अच्छा, क्लियर हो इतना? चलो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया? तो देखो आगे बात करते हैं अब। देखिए बेटा, अब आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। बताइए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? तो दिख रहा है इस रिएक्शन में 2 मोल्स तो NO के एंड 1 मोल्स O2 के क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल NO और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी। इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं आप, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आप बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। याद रखना बेटा, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, देखिए समझ रहे हैं हम थोड़ी देर में। यहां पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन can't be 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड इनफाइनाइट। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। अगर मॉलिक्यूलरिटी 0 हो गई मतलब कि रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, तो खत्म हो गया, बात ही कंसेप्ट खत्म हो गई है। नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या होता है, हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शनल वाला कंसेप्ट अभी हमने चेक कर लिया कि हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट में तो केस ही खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। देन फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ molecularity greater than 3, reaction with molecularity greater than 3 are rarely observed, are rarely observed। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन बहुत कम ऑब्जर्व होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होती ही नहीं है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए अभी हमने कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ा था कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करके अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उन्हें कोलेड होना पड़ेगा, ठीक है, दे मस्ट बी कोलेड। अगर मैं एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लूं, जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है मैंने यहां पर, तो एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बात है वाइब्रेट होकर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिए, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए, तो हाँ देखिए ये दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या हो सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं, और कांटेक्ट में आके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए अगर 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ले लिया आपने, अब बताओ इन 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, मतलब कि ये तीनों क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, ठीक है, इन तीनों को अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट के फॉर्म होने की। तो बताओ यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन तीनों के सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने की, ठीक है। अब अगर फोर्थ मॉलिक्यूल भी आ जाता है यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं इसका थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पर देखो आप, ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब बताओ
इन चारों के कांटेक्ट में आने की, इन चारों के एक साथ कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि अब कांटेक्ट में ये नहीं आ पाएंगे ज्यादा। क्या चारों एक दूसरे से ज्यादा, क्या चारों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा अमाउंट में क्या कांटेक्ट में आएगा, क्या नहीं आएगा ना। इससे आप इस तरह से समझो, देखो एग्जांपल है, सीरियस मत लेना। आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, किसी को आपने हल्का सा कट मार दिया, तो वहां पर मैटर ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल सी बात होगी, निकल जाएंगे। लेकिन आपने उसको ज्यादा अगर अमाउंट, ज्यादा मतलब उसको अच्छा खासा उसको ठोक दिया आपने, तो वहां पर क्या होगा, वहां मैटर बढ़ेगा। तो वही चीज है, अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा, अगर सरफेस रिएक्टेंट का ज्यादा अगर कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्टेंट का सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो मैटर होगा, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहां पर देखो, यहां पर ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आता ना एग्जांपल, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई कि एक रिएक्शन में क्यों मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा अमाउंट में कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ज्यादा सरफेस एरिया अगर कांटेक्ट में आएगा तो ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, और वो केस यहां पर फिनिश हो जाता है। 3 जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे तभी ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ सकता है। जैसे ही 4th मॉलिक्यूल आ गया तो इनका सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा हम नहीं बोल सकते। क्लियर है। चलो अब इसको और समझते हैं, देखो इसके लिए एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर और समझते हैं इसे। एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 molecules to form product is very less। 3 मॉलिक्यूल्स के, 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा लेस रहेगी। क्यों होगी वो हमने अभी देख लिया। अच्छा एग्जांपल की बात करें तो N2 प्लस 3H2, बताओ सर यहां पर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां तो 4 हो गई, दिख रहा है 4 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गए, तो यहां पर 4 हो गई। यहां पर कैसे आप समझाओगे। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, K2Cr2O7 प्लस 2K2CrO4 प्लस 14HCl gives 2Cr Cl3 प्लस 4CO2 प्लस 6KCl प्लस 7H2O। बताइए सर यहां पर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो रही है। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे, थियोरेटिकल कांसेप्ट है ना, अगर देखोगे यहां पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17, यहां पर तो कितनी हो गई, 17 हो गई। इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे सर, यहां पर कैसे रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 4 और 17 होगी, यहां तो 3 से ज्यादा होगी ना। नहीं, देखो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा दिख रही है आपको, आप समझ जाना वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। और रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं। ओवरऑल कोई रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं होती। अगर आप बोलोगे कि इस रिएक्शन की, अगर इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म की दोनों स्टेप है, उन दोनों स्टेप की इंडिविजुअल आप मोलिकुलरिटी लिख सकते हो, लेकिन इस रिएक्शन की ओवरऑल कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है। इस रिएक्शन के भी जितनी भी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के जो स्टेप है, मान लीजिए कि 3 स्टेप है, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो तीनों स्टेप की आप इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी लिख सकते हो, लेकिन इसकी ओवरऑल कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है गलत है। ठीक है ना, क्लियर रखना। जिस भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी आपको 3 से ज्यादा मिल जाए, समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और उसकी मोलिकुलरिटी आप डायरेक्ट देखकर नहीं लिख सकते हो। वहां पर आपको क्या चाहिए, रिएक्शन की मैकेनिज्म चाहिए। जितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो सारी स्टेप आपको वहां पर चाहिए, और वो आपको एग्जामिनर गिवन देगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं कि अभी मैंने जैसे आपको बोला कि इस रिएक्शन के लिए अगर
ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो दोनों ही स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी तो पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कोई मीनिंग नहीं होता, कोई टर्म नहीं होता। तो उसे भी हम नोट कर लेते हैं, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप। सही है, हाँ रुक जाओ, कर लिया नोट। तो देखो आगे बात करते हैं। नोट डाल दीजिए बेटा, कोई पॉइंट तो नहीं ये अलग से नोट डाल दीजिए। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स इंडिविजुअल molecularity, but there is no meaning of overall molecularity। देखिए वापस एग्जांपल से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी 2NO प्लस Br2 gives 2NOBr, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर है? चलो अब देखो आगे, अगर मैं इसकी स्टेप नंबर 1 लिखूं तो बताओ स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2, एंड स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, NO प्लस NOBr2 गिव्स 2NOBr। ठीक है, तो बताओ इस स्टेप नंबर 1 की मोलिकुलरिटी क्या है। तो देखो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 हो गई। ये भी एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो एलिमेंट्री स्टेप है, जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो भी मैकेनिज्म है, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी हो सकती है, लेकिन आप इन दोनों को कंबाइन करके ये नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 4 हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो भी मैकेनिज्म स्टेप है, उन मैकेनिज्म की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी होती है। क्लियर है? अच्छा बेटा वापस सुन लेना, एक रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है। रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वही क्या होगी, उसकी मोलिकुलरिटी होगी। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती। अगर रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 0 हो गई मतलब कि रिएक्शन में कोई पार्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। एक रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो वो बहुत कम चांसेस में, रेयरली उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो चीज होगी। अगर किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा मिल रही है तो मतलब कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर आपको मोलिकुलरिटी लिखनी है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आपको दोनों ही मैकेनिज्म, जो भी उसकी मैकेनिज्म वाली स्टेप है, उन सारी स्टेप को आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आपको एग्जामिनर गिवन देगा और उन पर्टिकुलर स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी होती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल करके कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है। इस रिएक्शन की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, दोनों स्टेप है, इन दोनों ही स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी जरूर होगी, लेकिन आप इन दोनों को ऐड करके ये नहीं बोलोगे कि इस रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी 4 हो गई, ये कभी नहीं बोल सकते आप। क्लियर है? ओवरऑल मोलिकुलरिटी जैसा कोई भी मीनिंग नहीं होता है, इंडिविजुअल, हर स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी होती है। क्लियर है? वापस बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की ही मोलिकुलरिटी आप लिख सकते हो इजीली। आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डायरेक्ट रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के कभी भी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकी कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है। क्लियर है? तो ये था मोलिकुलरिटी कंसेप्ट, इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं और अब हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जैसे आप सीखोगे तो आपको रेट लो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेट लो में हम जो पावर में एक्स और वाई लिख रहे थे,
क्यों लिख रहे थे, क्यों वहां पर एक्सपेरिमेंटल की जरूरत है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लिया नोट? तो चलिए आगे बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखिए क्या होती है बेटा। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलेटरी में बस सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है। ऑर्डर रिएक्शन की ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू डिटरमाइन होती है, उसके थ्रू कैलकुलेट होती है। क्यों, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स involved in rate law which लिखो यहां पर which involves in rate law। एक रेट लो के अंदर सॉरी एक रेट लो के अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व हो रही है उन सबके पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे कि देखो रिएक्शन की बात करते हैं, N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन का आप रेट लो लिखते हो, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन में मान के चल रहा हूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से लिखते हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट लो होगा, रेट लो क्या हो जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू रेट लो R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। ठीक है, यही होगा ना रेट लो। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के उसका रेट लो लिख सकते हो। एंड ऑर्डर क्या होता है कि रेट लो के अंदर जो भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हुई है उनकी पावर का क्या कर दो, आप सम कर दो। क्या कर दो, सम कर दो। उसे ही क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर कहते हैं। अगर ये एक एलिमेंट्री नहीं, मैं बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, चलिए हम बोल देते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं हम, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, यहां पर ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा कि जो भी कंसंट्रेशन रेट लो के अंदर इन्वॉल्व हुई है उनकी पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्लियर है बात समझ में आई कि एक रेट लो के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो भी पावर आ रही है उस पावर का अगर सम करोगे तो क्या मिलेगी आपको, रिएक्शन की ऑर्डर मिलेगी। अब भी बात करते हैं कि हमने जब बात करी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने क्या बोला था कि ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैलकुलेट होती है ना, बोला था। अगर रेट लो सिंस रेट लो इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन, अगर रेट लो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट डाटा के थ्रू अगर डिटरमाइन होती है तो ऑर्डर भी किस तरह से डिटरमाइन होगी, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू तो डिटरमाइन होगी। सो ऑर्डर कैन ऑल्सो डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटल। सही है, अगर रेट लो एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैलकुलेट होती है तो रेट लो से ही तो हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं ना। तो ऑर्डर भी कैसे निकालोगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू निकालोगे। इसलिए हमने बोला कि जो ऑर्डर होती है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होती है। इसे एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू आप डिटरमाइन करते हो, कैलकुलेट करते हो। क्लियर है। ऑर्डर क्या होगी, सिंपल सा ऑर्डर क्या होता है कि रेट लो के अंदर जो भी कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व हो रही है उनकी पावर का सम कर दो, वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन की
ऑर्डर हो जाएगी। एंड रेट लो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू डिटरमाइन होता है तो ये जो ऑर्डर है ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू ही डिटरमाइन होगा। अभी हम आगे सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, वहां पर हम ये सीखेंगे कि इन पावर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो x और y है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एंड y क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b। इन x और y को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, आपको सारा कंफ्यूजन में क्लियर कर दूंगा कि ऑर्डर को क्यों एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। जैसे भी हमने देखा था अगर अभी मैं बात करूं कि ऑर्डर क्यों एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैलकुलेट करें, तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उसे कंप्लीट होने के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर हमने देखा कि अगर इसकी मैकेनिज्म हमारे पास गिवन है तो ही हम रिएक्शन की रेट लो लिख पा रहे थे ना, रिएक्शन का रेट लो लिख पा रहे थे। इसीलिए यहां पर भी अगर इसका मैकेनिज्म गिवन है तो ही हम उसका ऑर्डर की एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अभी यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? चलिए इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और आगे बात करते हैं ऑर्डर की, कि ऑर्डर के और क्या 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 पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट है ऑर्डर कैन बी जीरो। रिएक्शन के ऑर्डर जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। एक रिएक्शन की ऑर्डर जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप पूछोगे सर नेगेटिव कहां गया, तो देखो नेगेटिव वाले के लिए फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, a particular reactant may be zero, sorry, may be negative, but overall order of reaction cannot be negative। समझिए, जैसे कि एक रिएक्शन है N1A plus N2B gives product, इसका रेट लिखा A to the power X and B to the power Y। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है, इस X की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर रिएक्शन की ऑर्डर की बात करो, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालोगे, ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे X प्लस वाई से। तो अगर ये x नेगेटिव हो गया तो इस y को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब कि x से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन का ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव हो सकता है। बात समझ में आती है क्या? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं आगे और फोर्थ पॉइंट लिखते हैं हमारा, फोर्थ तो लिख लिया, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी। समझिएगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर मोलिकुलरिटी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि एक रिएक्शन लिखता हूं मैं 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, अगर इसकी मोलिकुलरिटी बात करें तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस रिएक्शन का रेट लो लिखें, और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट लो लिखते हैं हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, k इंटू ए टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 1। तो बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, होगा। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जितनी उसकी मोलिकुलरिटी है वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। समझ में आती है क्या बात? यहां तक एक और चीज, ऑर्डर का आखिर ऑर्डर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है आखिर ऐसा ऑर्डर के अंदर? तो ऑर्डर है ना रिएक्शन की रेट को डिफाइन करती है।
कैसे डिफाइन करती है, मतलब कि इसको वेरी करवाती है। अगर मैं ये बोलूं कि ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मैं क्या बोल रहा हूं कि ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो बताओ रिएक्शन की रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मैं बोलता हूं ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो रिएक्शन की रेट कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये है ऑर्डर का सिग्निफिकेंस कि एक रिएक्शन की ऑर्डर हमें ये बता सकती है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हुई तो रिएक्शन की ऑर्डर के थ्रू हमें यह पता चल जाएगा कि रिएक्शन की जो रेट है वो कितने टाइम इंक्रीज होगी या कितने टाइम डिक्रीज होगी। मैं ये बोल दूं कि ए की कंसंट्रेशन तो हो गई 4 टाइम इंक्रीज और बी की कंसंट्रेशन हो गई 2 टाइम इंक्रीज, तो बताओ रेट कितने टाइम इंक्रीज हुई। तो बताओ 4 टाइम्स इंक्रीज हुई मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, 2 टाइम्स इंक्रीज हुई मतलब कि 16 टू 32 टाइम्स, तो मतलब कि रिएक्शन की रेट कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगी 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। समझ में? क्लियर है। अच्छा मैं ये बोल दूं कि रिएक्शन की ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हुई है, ठीक है, और कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम डिक्रीज हो चुकी है। ये तो इंक्रीज हुई है 4 टाइम और ये 2 टाइम डिक्रीज हो चुकी है, तो लिखो चलो यहां पर वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज हुई मतलब कितना हो गया भाई 16 हो गया। ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी 4 का स्क्वायर 16, 2 टाइम डिक्रीज हुई मतलब क्या हो जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, पावर कितना है 1 तो अपॉन में 2 करो, मतलब कि रिएक्शन की रेट कितने टाइम इंक्रीज हुई 8 टाइम इंक्रीज हुई। तो रिएक्शन की ऑर्डर से हम ये बता सकते हैं कि एक रिएक्शन की रेट कितने टाइम इंक्रीज होगी या कितने टाइम डिक्रीज होगी। यहां पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितने भी टाइम इंक्रीज या डिक्रीमेंट कर रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं रिएक्शन की रेट को रिलेट कर सकते हैं। समझ में आती है ये चीज, क्लियर है। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो भी उसका ऑर्डर होगा वो उसके होगा मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होगा। सही है। चलिए अब बात करते हैं आगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे निकालोगे, ये तो बात होगी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो बेटा 6 पॉइंट है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर या फिर ओवरऑल ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर is defined which is calculated on the basis of rate determine step। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर उसके रेट डिटरमाइन स्टेप के ऊपर बेस करता है, उसके बेसिस पे उसकी ऑर्डर क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे। रेट डिटरमाइन स्टेप क्या होता है तो ध्यान से समझ लेना। रेट डिटरमाइन स्टेप क्या होता है कि जैसे आप घर से निकले स्कूल की तरफ, ये आपका हाउस है और यहां पर आपका स्कूल है, ठीक है, यहां पर आपका स्कूल है। आप रोज घर से बाइसिकल पे निकलते हो, यहां पर आपकी सीट ये रही, ठीक है, यहां पर आप बैठ गए हो, रोज आप घर से निकलते हो और आपको 10 मिनट्स लगते हैं स्कूल तक पहुंचने में, जब ये क्या हो रास्ता पूरा खाली हो आपका, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं हो। अब एक दिन क्या हुआ कि यहां पर रास्ते में बारिश हुई और क्या हो गया खड्डा हो गया, क्या हो गया बहुत बड़ा खड्डा हो गया, बहुत बड़ा खड्डा हो गया। अब सिर्फ इतना सा पोर्शन बचा आपके पास इस पोर्शन को क्रॉस करने के लिए। तो अब आपको जब 10 मिनट लग रहे थे, कब जब रास्ता पूरा क्या था खाली था, ठीक है, जब आप रास्ता पूरा सही था और इजीली मूव कर रहे थे। अब क्या हो गया यहां पर एक बहुत बड़ा क्या हो गया गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपको यहां पर इस पोर्शन को, मान लीजिए कि आपने घर से निकले, घर से यहां पर पहुंचने में आपको इस पोर्शन तक इस खड्डे तक पहुंचने में लगे आपको 5 मिनट। कितने लगे 5 मिनट इस पूरे खड्डे को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहां पर देखो कितना छोटा सा पोर्शन ही बचा ना क्रॉस करने के लिए, तो यहां पर बहुत सारे व्हीकल हो गए तो ट्रैफिक लग गया। तो अब यहां पर मान लो कि आपको यहीं पर इस खड्डे को क्रॉस करने में कितने लग गए 10 मिनट लग गए, और आगे वाले पोर्शन को क्रॉस करने में आपको वापस 5 मिनट लगे। तो अब घर से स्कूल पहुंचने में आपको ओवरऑल कितने मिनट लगे 20 मिनट लगे। अच्छा मुझे ये बताइए आप घर से स्कूल जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, जितना जल्दी इस एरिया को आप कवर करोगे
जितना जल्दी इस एरिया को कवर करोगे उतना जल्दी आप क्या करोगे, घर से स्कूल पहुंच सकते हो। क्योंकि पहले तो लग रहा था 10 मिनट, जैसे होल क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से कितना लग गया, 20 मिनट लग गया। जहां पर 10 मिनट लग रहे थे वहां पर कितना मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं स्कूल पहुंचने में। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, ये टाइम बढ़ा किसकी वजह से, इस होल की वजह से नहीं, यहाँ पे जो खड्डा हुआ उसकी वजह से। तो जितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगाओगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम इस पोर्शन को क्रॉस करने में लगाओगे उतना ज्यादा टाइम स्कूल पहुंचने में लगेगा आपको। अगर इस होल को क्रॉस करने में आपने मान लीजिए 5 मिनट लगाए, यहां पर ट्रैफिक से आपको क्रॉस होने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगे, तो बताओ का टाइम कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। तो जितना टाइम आप इस एरिया को कवर करने में लगाओगे उतना ज्यादा टाइम आपको स्कूल पहुंचने में लगेगा। तो ये जो पोर्शन है ये क्या डिफाइन करती है, ये जो एरिया है ये डिफाइन करता है आपकी स्पीड को, आपके टाइम को, आप स्पीड कितने टाइम में पहुंचोगे, 15 मिनट में पहुंचना है, 20 मिनट में पहुंचना है, वो कौन डिफाइन कर रहा है, ये रीजन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया रेट डिटरमाइन स्टेप हो गया। क्या हो गया, रेट डिटरमाइन स्टेप। आपकी रेट को ये पोर्शन डिटरमाइन कर रहा है कि आपकी रेट क्या है, आपकी रेट 15 मिनट रहेगी या 20 मिनट रहेगी, वो कौन डिटरमाइन करता है, ये जगह डिटरमाइन कर रही है ना। इस एरिया को क्रॉस करने में जितना ज्यादा टाइम लगाया उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको स्कूल को पहुंचने में। इस एरिया को कंप्लीट करने में जितना कम टाइम लगाया आपने उतना कम टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। तो आपकी जो रेट है, आपका जो टाइम है, टाइम इंटरवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस जगह के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो केमिकल रिएक्शन में एक स्टेप होती है फास्ट और एक स्टेप होती है स्लो। एक केमिकल रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर दो या दो से ज्यादा स्टेप होते हैं और उसमें से एक स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। तो जितना ज्यादा टाइम इस स्लो स्टेप को कंप्लीट करने में लगाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। सही है, अगर इस स्लो स्टेप की रिएक्शन को कंप्लीट होने में आपने लगाए 2 आवर्स तो आपकी रिएक्शन 2 आवर्स ज्यादा लगेगी कंप्लीट होने में। अगर इस स्लो स्टेप को कंप्लीट होने में आपने लगाया सिर्फ 30 मिनट्स, हाफ आवर लगाया, तो आपको सिर्फ हाफ आवर ज्यादा देना पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो इसी स्टेप पे डिपेंड कर रही है ना आपकी रिएक्शन की टाइम इंटरवल, इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन आधे घंटे में कंप्लीट करनी है या 2 घंटे में कंप्लीट करनी है, इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो एक रिएक्शन की जो भी स्लो स्टेप होती है वो उसकी रेट डिटरमाइन स्टेप होती है। क्लियर है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके रेट डिटरमाइन स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी कि स्लो स्टेप की रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम आपने लगाया, वही होती है आपकी रेट डिटरमाइन स्टेप। इस रिएक्शन की ओवरऑल रेट डिटरमाइन अगर करेगी तो वो स्लो रिएक्शन करेगी, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो भी कौन डिफाइन करता है, उसके रेट डिटरमाइन स्टेप के ऊपर बेस्ड वो रहता है। क्लियर है यहां तक। तो ये था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आज हमने ये सीखा बेटा कि मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर क्या होती है। आई होप दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपको ये टॉपिक कैसे समझ आए या नहीं आए। चलिए अब जाते जाते मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उन दोनों के ऊपर कुछ बात करते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, फिर उन दोनों न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चलिए तो देखिए ये 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, यूनिमोलिकुलर मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है ना, अगर रिएक्शन की ऑर्डर 0 आ गई तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर 1 आ गई तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर 2 आ गई तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट है अ यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है कौन सा ट्रू है इसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना बेटा, ट्राई करना एक बार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।